बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के समान होते हैं जो हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। ये पंक्ति बड़े बुजुर्गों के महत्व को दर्शाती है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुजुर्ग बच्चों को असीम स्नेह और प्यार देते हैं। उनका प्यार बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है जिससे बच्चों का मानसिक विकास मजबूत होता है। और बुजुर्ग हमसे चाहते क्या है? थोड़ा सा प्यार और सम्मान। और यही है हमारी आज की कहानी, स्वाभिमानी अम्मा। आज जैसे ही आशु ऑफिस से घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से आशु अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, अपनी अम्मा का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा आशु। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई मीतू की कड़वाहट भरी बातें सुनकर एक पल के लिए जैसे आशु की हृदय गति ही रुक गई। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया और उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी मीतू ने उसकी अम्मा को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। पत्नी की सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। वो सीधा कमरे में गया और एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं नहीं जाने देगा। भीगी आंखों से अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। अम्मा का स्वभाव थोड़ा अलग था। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी, सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा ने एक अटल फैसला ले लिया और चली गई वृद्धाश्रम में रहने। अम्मा के जाने के बाद आशु पूरे तरीके से टूट चुका था। अम्मा को याद करते हुए उनके कमरे में बैठे हुए काफी देर तक रोता रहा। तभी उसे उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। आशु ने उत्सुकतावश लिफाफे को खोला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के दुख सुख का भागीदार बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। अपनी इज्जत बनाए रखनी हो तो ऐसा कदम उठाना जरूरी हो जाता है। मालूम है मुझे आशु, इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था तेरी गृहस्थी को बचाने का। कहते हैं एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं, और जब जब ये तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है। और जिस पल हमें ये महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना, तुम्हारी अम्मा। पत्र को पलट कर देखा तो पिछले हिस्से पर अम्मा वृद्धाश्रम का पता भी लिख कर गई थी। आशीर्वाद वृद्धाश्रम, बनारस। आशु 10 वर्ष का था जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से वे व्हील चेयर पर ही थे। उसकी अम्मा ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां कैसे संभाली, आशु ये देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया यहीं तक सिमट कर रह गई थी। जब आशु की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा दिखाई पड़ी, जैसे अम्मा इसी दिन के लिए जी रही थी। मीतू एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी आशु के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए दहेज के प्रस्ताव को लेकर कई संपन्न परिवारों से आशु के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा यही बात दोहराती रहती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। अम्मा ने तो मीतू को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुक्त भाव से हिलोरे लेती थी। जब भी कोई मीतू की कमियां गिनवाता था तो अम्मा झट से मोर्चा संभालकर डट के खड़ी हो जाती थी और कहती थी, मेरी दीपा को क्या आता था?
पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के चलते सब कुछ तो सीख लिया उसने। ये भी सीख जाएगी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। शादी को 1 वर्ष बीत गया और कुछ समय बाद आशु एक बेटे का पिता भी बन गया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोपाल कहकर पुकारती थी अम्मा उसे। 40 दिन तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी दीपा को भी बुलवा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती थी और अम्मा चौका संभालती। अम्मा, अब तो महीना होने को आया, मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। दीपा के कहने पर अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। अम्मा तो अम्मा, बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक अम्मा टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर देकर जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुन अम्मा कहती, जितने मुंह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते गोपाल के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। आशु अच्छी तरह से समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब आशु ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते अम्मा रोती जा रही थी। आशु को देखते ही ठिठक कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी तक? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं? अम्मा, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी, आशु ने चिंतित स्वर में कहा। अच्छा है ना, तेरे बाबूजी के पास चली जाऊंगी। बेशक, तेरे बाबूजी व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो दे दिया तेरे बाबूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया। अब तो एक एक दिन तेरे बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए आशु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के टपकने से पहले ही अम्मा ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए आशु ने अपने बेटे गोपाल को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए गोपाल को बस तक छोड़ आती थी और उसे ले भी आती थी। आशु सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर दीपा भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन अब मीतू को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छिनती जा रही है। पति का जरूरत से ज्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं था। आते जाते आशु को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। इस पर आशु कहता, कुछ ही समय की बात है मीतू, जैसे जैसे समय बीतेगा अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई होंगी अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अम्मा को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन रोज यहाँ आकर धमक पड़ती है। आशु ने उस समय उसे चुप करवा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। उनके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें मिला,
ना आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा और ना ही कभी कोई गिला शिकवा किया। लेकिन फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ में मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वो हर रोज शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती, हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी आशु अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर मीतू से सवाल करता, तो इस पर भी मीतू चिढ़कर बोलती, और कुछ काम धंधा तो है नहीं तुम्हारी माँ को, रोज शाम को मुंह उठाकर घूमने निकल जाती हैं। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। मीतू पूरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में रहकर। कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूं तो वो भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने मीतू को प्यार से समझाया, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपाल को मैं संभाल लूंगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरे कर लेना। उसके बाद मीतू ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज थमाते हुए आशु बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मिले हैं, तो मैंने आपके नाम से इसकी एफडी करवा दी है। इसे आप अपने पास संभाल कर रखो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? ये कागज तुम अपने पास ही रख लो। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। मीतू ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और आशु को आड़े हाथों लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी, तो ली क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेंगी। इस पर आशु को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाजें अम्मा के कमरे तक आ रही थीं। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो स्थिति ऐसी आ गई कि अम्मा मीतू को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अम्मा के हर काम में मीन मेख निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठना, अम्मा की कही हर बात को काटना मीतू के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। बाबूजी को गए जब 1 बरस बीत गया तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था। सारा खाना मीतू को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा कोई सलाह देने लगती तो मीतू उन्हें घूर घूर कर देखने लगती। उस समय तो मीतू चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो मीतू ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया, या तो अम्मा वृद्धाश्रम जाएंगी, नहीं तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कचरा समझकर फेंकने पर उतारू ही हो जाएं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वो सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। आशु के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला था। आशु को भावुक होते देख कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां अम्मा को रोक न ले, सोचते हुए मीतू तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वो तो कब से पड़ चुकी है। अब कहीं दरार खाई में न बदल जाए, ये सोच लीजिए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती है तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करती हुई मीतू बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। आज अम्मा के जाने के बाद आशु अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी आशु रोज अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था।
अम्मा के लिखे उस पत्र में उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा चेहरा लिए वो माँ नजर आती थी जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा आंचल की छाप दी। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखे बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ गए थे। एक दिन सुबह आशु अम्मा का पत्र खोले बैठा था। पत्र पढ़कर आशु के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। मीतू चाय लेकर अंदर आई तो आशु ने चाय पीने से मना कर दिया। आशु की आवाज के भारीपन से ही मीतू ने अंदाजा लगा लिया था कि अम्मा के लिए आशु की दबी ठकी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी हैं। मीतू ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए आशु ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि मीतू आवाज लगाती रह गई, लेकिन आशु तेजी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठे आशु के सामने फिर से वो दृश्य जीवंत हो उठा, जब मीतू ने उसकी अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वो अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। वृद्धाश्रम 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि 1 कप चाय पी ले। पता नहीं वृद्धाश्रम में चाय मिलेगी भी या नहीं। तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वो पढ़ता था तो रात में उसके साथ जगी रहती थी और हर 1 घंटे बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी। विचारों में डूबता उतरता आशु आश्रम के विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वृद्धाश्रम को देखते ही न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। अम्मा को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। अम्मा ने उसे देखा, अपने गले से लगाया और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है? मेरी बहू मीतू कहाँ है? गोपाल कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छिपाते हुए इधर उधर देखने लगी। आशु ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा निर्वासी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छिपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और फिर बेटे का ध्यान उसके आंसुओं की तरफ ना जाए ये कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा अब ये बता कि क्या खाएगा, मठरी, पेड़ा या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डब्बे निकालने लगी। अम्मा ये सब कौन ला कर देता है? आशु ने उत्सुकतावश पूछा तो अम्मा बोली, और कौन लाएगा? चौकीदार को 20-50 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथाश्रम बना हुआ है। गोपाल जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, अब तो उनके साथ इतना लगाव हो गया है कि हर बच्चे में मुझे मेरा गोपाल ही नजर आता है। उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं गोपाल को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाए। अम्मा की बातें सुनकर आशु की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया? क्यों उस समय वो अपनी पत्नी के कुकृत्यों पर लगाम न लगा पाया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया ये सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने में मीतू की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वो कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताता हुआ आशु बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर लेट गया। उसके बार बार मना करने के बावजूद अम्मा उसके सिर में तेल लगाने बैठ गईं। पूछने लगी, मीतू कैसी है? मेरा बाल गोपाल कैसा है? सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था।
आशु खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ अम्मा का ममतामयी स्पर्श उसे सुकून भी दे रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सिर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। मीतू तो पराई थी, पर वो तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो वो उठ खड़ा हुआ। भारी मन से बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। आशु की ये बात सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वो आशु के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा का घाट था। अपने आप को असहाय पाकर आशु अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर शांति पाने के इरादे से गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वो कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है सब में। फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए आशु के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। कई बार सोचा कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर ये भारी बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है वो? आशु ये सब सोच ही रहा था कि एकाएक छपाक की एक जोरदार आवाज आई और तभी किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ उसे। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही आशु अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। ना माँ का पता है ना बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ ने ही जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों? बेचारी डूब गई। ये दृश्य देखते ही आशु के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर मैं डूब रहा होता तो मेरी माँ भी यही करती, लेकिन मैं खुद कायक की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। लानत है मुझ पर। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या कभी? एक पल में उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने घर को फिर से वही आशियाना बनाएगा जिसमें उसकी अम्मा की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। अब वो अपने घर की नींव को मजबूत बनाएगा, इतनी मजबूत कि उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वो सधे कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीतू अम्मा के चरणों में बैठी थी और रोते रोते बोल रही थी, माँ, आशु से तो मैंने बहुत गुजारिश की कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वो नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण ही तो आपको बेघर होना पड़ा। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक भी वापस न पा सकी। सच बताऊं अम्मा, तो मेरा वो दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रुपया, पैसा और आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए मैं निश्चिंत होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं ये भी नहीं जान पाई कि जो आनंद गोपाल को आपके साथ मिलता है वो महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। आशु के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ के मन की ठोस हो गई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई अम्मा। अपने सामने अपराधिनी बनी मीतू की बातों में सच्चाई की झलक दिखी। उसे ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अम्मा की आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली।
सास बहू दोनों एक दूसरे को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए रो पड़े। तो उधर आशु उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। आशु, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली। अम्मा, मैं तो जा रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो ठान लिया आज आपको लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। चलो मीतू, अम्मा का सामान पैक करो, आशु ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले से लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए। ये नजारा देखते हुए उनके आसपास इकट्ठे हो चुके वृद्ध लोगों में से एक ने कहा। माँ बेटे का ये मिलन देख वृद्धाश्रम के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक से आश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।